आज का हमारा विषय है आंतरिक पुनर्निर्माण की दूसरी विधि, जिसका नाम है अंश पूंजी में कमी करना, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 66 के अनुसार एक कंपनी कुछ मुख्य 3 बातों की व्यवस्था करती है, उनकी शर्तों की पूर्ति करती है, तभी वह अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। इसमें पहली शर्त है कि कंपनी के जो पार्षद अंतर नियम है, जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है, वो कंपनी को पूंजी में कमी करने की अनुमति प्रदान करते हों। ये पहले से व्यवस्था हो पार्षद अंतर नियम में कि पूंजी में कमी वो कर सकती है। दूसरा, इस उद्देश्य के लिए कंपनी ने एक विशेष प्रस्ताव पारित किया हो। और तीसरा, ट्रिब्यूनल द्वारा अंश पूंजी में कमी की योजना को स्वीकृति मिल गई हो। जब ये 3 शर्तें पूरी होती हैं तभी कोई कंपनी अपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। जब कंपनी अंश पूंजी में कमी करने का विशेष प्रस्ताव पास करती है तो उसकी स्वीकृति के लिए उसको वो ट्रिब्यूनल में आवेदन करती है। यदि अंश पूंजी में कमी की योजना में अंशधारियों के दायित्व में कोई कमी नहीं हो रही है या उनको आवश्यकता से अधिक पूंजी नहीं लौटाई जा रही है, तो ट्रिब्यूनल लेनदारों की सहमति के बिना ही पूंजी में कमी की योजना को अनुमोदित कर सकता है, परमिशन दे सकता है। लेकिन यदि पूंजी में कमी की योजना से अंशधारियों के दायित्व में कमी हो रही हो या उन्हें पूंजी वापस लौटाई जा रही हो, तो ट्रिब्यूनल कंपनी के प्रत्येक लेनदार को अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान करता है। यदि कोई लेनदार अंश पूंजी में कमी से सहमत नहीं है, उसका विरोध करता है, तो ऐसे लेनदारों की एक सूची बनाई जाती है। ऐसे लेनदारों को या तो उन्हें इस योजना के लिए सहमत किया जाता है अथवा उनकी राशि के भुगतान करने का आदेश दिया जाता है। जब तक ट्रिब्यूनल इस बात से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता कि हर लेनदार की अंश पूंजी में कमी के लिए सहमति ले ली गई है या उन्हें उनका भुगतान कर दिया गया है, अर्थात उनका हित सुरक्षित है, जब तक यह कन्फर्म नहीं हो जाता तब तक वह अंश पूंजी में कमी की योजना को अनुमोदन नहीं करता है। और जब वो इस चीज़ से सहमत हो जाता है कि लेनदारों का हित सुरक्षित है, तो वह अंश पूंजी में कमी की योजना का अनुमोदन कर देता है। ट्रिब्यूनल यदि आवश्यक समझें तो कुछ शर्तें भी लगा सकता है, जैसे वो कंपनी को कह सकता है कि सामान्य जनता को सूचना दें कि अंश पूंजी में कमी क्यों की गई है, या उसकी सूचना को प्रकाशित करने का आदेश दे सकता है। ये ट्रिब्यूनल चाहे तो ऐसे आदेश दे सकता है, चाहे तो नहीं भी दे सकता है। पूंजी में कमी की योजना ट्रिब्यूनल द्वारा अनुमोदित किए जाने पर कंपनी द्वारा रजिस्ट्रार को ट्रिब्यूनल के आदेश की एक प्रमाणित प्रतिलिपि तथा अंश पूंजी की राशि, अंशों की संख्या, प्रत्येक अंश की अंकित राशि, प्रदत्त राशि, इन सब का एक विवरण बनाकर प्रस्तुत करना होता है। रजिस्ट्रार द्वारा ट्रिब्यूनल के आदेश तथा प्रस्तुत विवरण की रजिस्ट्री करने के बाद ही कोई कंपनी अंश पूंजी में कमी कर सकती है। इन सब स्थितियों को पूरा करने के बाद अंश पूंजी में कमी की जा सकती है। अब अंश पूंजी में कमी की विधियाँ, मुख्य 3 विधियाँ हैं जिसके द्वारा हम अंश पूंजी में कमी कर सकते हैं। पहला, अंशों पर अदत्त राशि में कमी करके अथवा उसके दायित्व समाप्त करके। दूसरा तरीका हो सकता है आवश्यकता से, यदि हमारे पास पूंजी बहुत अधिक है तो आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाकर। और तीसरा है प्रदत्त अंश पूंजी में कटौती करके। ये 3 तरीके हैं जिसके द्वारा हम अंश पूंजी में कमी कर सकते हैं। पहला, अंश पूंजी में कमी का कंपनी की पुस्तकों में कैसे लेखांकन किया जाएगा। उसमें पहली जो तरीका है वो है हमारा अंशों द्वारा अदत्त राशि में कमी करना अथवा अदत्त दायित्व समाप्त करना। इसका मतलब, यदि हमारे अंश अभी पार्टली पेड अप हैं और कोई कॉल उसकी अभी तक बाकी है, तो ऐसी कॉल के दायित्व को हम समाप्त कर सकते हैं, उसकी राशि में हम कमी कर सकते हैं। वो कमी भी हमारी अंश पूंजी में कमी ही कहलाएगी। तो जब भी ऐसी स्थिति है जब हमने अदत्त दायित्व को कम किया है, तो हमारी प्रविष्टि बनेगी ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल। पर ये तभी बनेगी जब हमने अंशों के को परिवर्तित कर दिया गया है। जैसे सपोज़ करो कि हमारा कोई अंश 10 रुपये का था, जिसमें 8 रुपये हमें प्राप्त हो गए थे, 2 रुपये की फाइनल कॉल हमारी अभी बाकी थी। हमने अंश पूंजी में कमी के प्रस्ताव के तहत उस 2 रुपये की फाइनल कॉल को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया है और अब हमारा अंश 8 रुपये का ही कहलाएगा। तो हम पुस्तकों से 10 रुपये की शेयर्स की पूंजी को हटा देंगे और 8 रुपये की शेयर्स की पूंजी को पुस्तकों में लेके आ जाएंगे। तो हमारी प्रविष्टि बन जाएगी ₹10, जिसमें एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल जो मैंने बोला है उसमें हम समाप्त किसको कर रहे हैं, हम समाप्त कर रहे हैं ₹10
शेयर कैपिटल अकाउंट। और हम रेस कौन से अकाउंट को कर रहे हैं, हम नया बना रहे हैं पूंजी ₹8 शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये प्रविष्टि बनती है जब हम अदत्त राशि के दायित्व को समाप्त करते हैं। एक एग्जाम्पल लेके देखें तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है कि कंपनी की निगमित पूंजी ₹100 वाले 40,000 इक्विटी अंशों में है, जिस पे ₹70 प्रति अंश मांगा वह भुगतान किया जा चुका है, यानी ₹70 हमें प्राप्त हो चुके हैं। समस्त वैधानिक औपचारिकताओं की पूर्ण करके कंपनी ने अपने ₹100 वाले अंशों को 70 पूर्ण प्रदत्त करने का और ₹30 प्रति अंश की अदत्त राशि को रद्द करने का निश्चय किया। मतलब उन्होंने डिसीजन लिया है कि हम ₹100 के अंश के ₹30 जो बकाया है उसको समाप्त कर देंगे। अब नया अंश हमारा ₹70 का ही कहलाएगा। तो इसके लिए हम क्या प्रविष्टि करेंगे, तो हम यहाँ पे समाप्त किसको कर रहे हैं, हम यहाँ पे समाप्त कर रहे हैं ₹100। यहाँ पे शेयर का नाम इक्विटी है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹70 इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹100 के शेयर को हम यहाँ पे समाप्त कर देंगे, ₹70 के शेयर्स को हम यहाँ पे रेज कर देंगे, तो हमारी एंट्री बन जाएगी ₹100 टू ₹70। राशि हमारी वही आ जाएगी। यहाँ पे हमारे 40,000 अंश थे, ₹70,000 हमें प्राप्त हुए थे, तो यहाँ पर भी राशि यही आएगी और यहाँ पर भी राशि हमारी यही आ जाएगी, यानी 28 लाख एंड 28 लाख। अब भविष्य में सब हमारा जो शेयर है वो ₹70 का है, तो कोई भी कॉल हमारी ड्यू नहीं है, तो अंशधारियों को दायित्व ₹30 से कम हो जाता है। ये वो स्थिति है जिसमें प्रत्येक लेनदारों से सहमति लेना आवश्यक होता है। दूसरी जो विधि है वो है आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाना। यदि कंपनी की स्थिति ऐसी है कि वहाँ पे हमारी अंश पूंजी बहुत अधिक है, ओवर कैपिटलाइज की स्थिति है, और हम उसको सही करने के लिए अंश पूंजी को वापस लौटाते हैं अंशधारियों को, ऐसी यदि स्थिति है तो इससे भी चूँकि लेनदारों की सुरक्षा में कमी आती है, तो पहले हम सभी लेनदारों से हमें सहमति लेनी होगी या उनके दायित्वों का भुगतान करने के बाद ही हम यह कर सकते हैं। तो जब अंश पूंजी वापस लौटाते हैं तो हमारी प्रविष्टि बनेगी पहली उसको ड्यू करने की, जिसमें हम जिस शेयर को समाप्त कर रहे हैं, जिस पूंजी को हम समाप्त कर रहे हैं वो ओल्ड डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, अब नया शेयर कितने का रखना है, टू न्यू डिनोमिनेशन शेयर कैपिटल, और कितना पैसा हमें लौटाना है वो आ जाएगा टू सन्ड्री शेयर होल्डर। लौटाने की एंट्री बन जाएगी सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अब पहली स्थिति में दूसरी में ये डिफरेंस है कि पहली में हम बकाया 30 राशि को हम राइट ऑफ कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं, जबकि यहाँ पर हम 100 के ₹100 मिल चुके हैं, हम ₹30 उनको वापस लौटा रहे हैं। तो यहाँ पे सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट रेज होगा और उसके थ्रू हम भुगतान करेंगे सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लेकिन ये भी हो सकता है कि हम अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन ना करें, जैसे हम ₹100 के शेयर्स को भविष्य में ₹70 का बना देते हैं, तब तो हमारी एंट्री बनेगी ओल्ड डिनोमिनेशन टू न्यू डिनोमिनेशन टू सन्ड्री शेयर होल्डर। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि कंपनी कहती है कि अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं होगा और फिर हम पैसे लौटा रहे हैं, तो फिर शेयर्स के नाम में कोई चेंज नहीं होगा, हमारी एंट्री सिंपल बनेगी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री शेयर होल्डर और सन्ड्री शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। यदि अंशों के अंकित मूल्य में परिवर्तन है तो फर्स्ट की तरह एंट्री बनेगी, अंशों के अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो फिर हमारी सेकेंड सिचुएशन जैसी एंट्रीज बनेगी। एग्जाम्पल लेके देखें, एक कंपनी की पार्थिव पूंजी ₹5 लाख है जो ₹10 वाले पूर्ण प्रदत्त 50,000 इक्विटी अंशों में विभाजित है। कंपनी ने अंशधारियों को ₹2 प्रति अंश लौटाने का निश्चय किया है। कंपनी की पुस्तकों में आवश्यक जनरल प्रविष्टियाँ दीजिए यदि अंशों को ₹8 प्रति अंश पूर्ण प्रदत्त बना दिया जाता है। यानी फर्स्ट सिचुएशन है जब हमने ₹10 के शेयर्स का नाम बदल के ₹8 ही कर दिया है, जो हमारा ₹8 फुली पेड अप है। इस स्थिति में हमारी एंट्री में हमको पुरानी पूंजी समाप्त करनी पड़ेगी, तो हमारी एंट्री बन जाएगी ₹10, शेयर का नाम इक्विटी है, ₹10 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ₹8 इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, और जो पैसा हम लौटाएंगे वो ड्यू हो जाएगा टू
इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। तो हमने यहाँ पे शेयर्स इशू कर रखे थे 50,000, तो 50,000 इंटू 10 हमारी पूंजी थी अभी पुस्तकों में 5 लाख रुपए की, जिसमें से अब जो नए अंश होंगे वो हमने होंगे 50,000 इंटू 8 यानी 4 लाख की पूंजी को हम रख रहे हैं, बाकी 1 लाख की पूंजी को हम यहाँ पर लौटा देंगे। जो राशि लौटाने की अपनी एंट्री बन जाएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 1 लाख रुपए। ये फर्स्ट सिचुएशन है जब हम अंशों के 8 रुपये प्रति अंश तक पूर्ण पद्धत बना दिया गया है। सेकंड सिचुएशन, यदि अंशों का अंकित मूल्य अपरिवर्तित हो, यानी 10 का शेयर अभी भी 10 का ही रहेगा, उसका पूर्ण पद्धत हमें नहीं बदलना है, तो फिर हमारी एंट्री सेकंड सिचुएशन बनेगी। उसमें फिर आपको शेयर्स का नाम चेंज करने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारी एंट्री सिंपल बन जाएगी इक्विटी शेयर कैपिटल। जितना पैसा हम लौटा रहे हैं उतनी पूंजी हमारी कम हो जाएगी, तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट एंड टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। और सेकंड हो जाएगी इसको लौटाने की इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। हमने 1 लाख रुपए लौटाए हैं, यानी 50,000 शेयर्स पर हमने लौटाए हैं 2 रुपये, तो ये एंट्री बन जाएगी हमारी 1 लाख रुपये से। तो ये डिफरेंस है। यदि हम अंशों के अंकित मूल्य में चेंज कर रहे हैं तो हम पहले पुरानी पूंजी को समाप्त करके नई पूंजी बनाएंगे, फिर जो पैसा लौटाएंगे वो शेयरहोल्डर के नाम से ड्यू हो जाएगा, उसका पेमेंट करना है। यदि अंशों के प्रदत्त मूल्य में कोई चेंज नहीं करना हो, यानी अंकित मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं करना हो, तो फिर हमारी एंट्री सिर्फ उस राशि से बनेगी जो पैसा हमें लौटाना है, यानी इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। जितना पैसा हमें लौटाना है उतनी पूंजी हम समाप्त कर देंगे और अंशधारियों को भुगतान कर देंगे। तो ये तरीका है आवश्यकता से अधिक पूंजी को अंशधारियों को लौटाते समय प्रविष्टि की। आज के लिए इतना ही।